नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े तमाम खबरें, एक तरह से जो राउंड अप होता है पूरे वीक का, वो हम लोग लेकर आते हैं और एक्सपर्ट के जरिए उन खबरों का हम लोग इस बार विश्लेषण करेंगे और इस बार भी वैसा ही होगा। लेकिन बीते हफ्ते प्रॉपर्टी से जुड़े बाजार में क्या कुछ घटा है, कहां से आई है बड़ी खबर, क्या नए नियम किए गए हैं लागू, इससे जुड़ी तमाम खबरों का आज हम लोग करेंगे विश्लेषण। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं होमेंट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा सर, ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन द शो। थैंक यू अभिषेक जी। चलिए सर, आपसे चर्चा शुरू करें। एक बार हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ऑन द शो में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जिसको आज हम लोग कवर करेंगे अपने इस शो में। तो किस बैंक ने बदली कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की पॉलिसी, क्या चेंजेस हुए हैं ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिसंबर तिमाही में क्यों घटी घरों की बिक्री, एक रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, इस पर भी हम लोग करेंगे चर्चा। उसके बाद जानेंगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में क्या होगा बदलाव, इससे आसानी होगी या मुश्किल होगी, इसका भी हम लोग तहकीकात यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नंबर आएगा कहाँ घर, प्लॉट और फ्लैट जो हैं वो सस्ते हो गए हैं, कहाँ का मामला है, सरकार ने ऐसी कौन सी यहाँ पर एक तरह से पॉलिसी लेके आए हैं, उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद फिर बात होगी डीएलएफ की किन प्रॉपर्टीज़ पर सरकार ने सख्ती की है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और उसका इफेक्ट क्या होगा उस पर भी हम लोग आज करेंगे चर्चा। उसके अलावा भी कई सारी खबरें होंगी, उसको भी हम लोग आज की खबर में यहाँ पर शो में एक तरह से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने रिहायशी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन फाइनेंस नीति को फिर से समीक्षा, रिविजिट यानी कि रीअसेस करने वाला है। बैंक के अध्यक्ष CS शेट्टी ने कहा है कि इस समीक्षा में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे कारक को तवज्जो दी जाएगी ताकि अफोर्डेबल और सस्टेनेबल लोन आसानी से मिल सकें। फिलहाल SBI का रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में हिस्सा बहुत कम है और वो कमर्शियल रियल एस्टेट में धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर्स को यह भी सलाह दी गई है कि वे फंडिंग के लिए अप्लाई करने से पहले टेनेंट एग्रीमेंट ले लें, क्योंकि SBI उन प्रॉपर्टीज पर फोकस कर रहा है जो पहले से ही ऑक्यूपाइड हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए 40 से 50% टेनेंट कमिटमेंट होना चाहिए ताकि लोन जो है वो सेफ रहे। साथ ही ब्याज दरें MCLR से जुड़ी होंगी और रियल्टी डेवलपर्स को सलाह दी गई है कि वो रिस्क मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी पर पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान दें। सर, सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि SBI की जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पॉलिसी में बदलाव से रियल एस्टेट डेवलपर्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फंडिंग पर क्या असर पड़ेगा। देखिए अभिषेक, यहाँ पर जो SBI की रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में बहुत सीमित फंडिंग देने वाली है, तो इससे डेवलपर्स को अपने आप में एक चैलेंज होगा। और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जैसा आपने बताया कि 40 से 50% टेनेंट कमिटमेंट मैंडेटरी है, तो इससे प्री लीजिंग कंपलसरी हो जाएगा, तभी बैंक वहां फंडिंग करेगा। और डेवलपर को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही टेनेंट को फिक्स करना पड़ेगा। ये अपने आप में थोड़ा सा ही दिखता है कि इसे टाइमलाइन एक्सटेंड होगी, क्योंकि शुरू में टेनेंट आ जाए ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। और हायर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट से जो छोटे डेवलपर्स हैं उनके लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और MCLR लिंक्ड रेट से कोई इंटरेस्ट रेट रिलीफ मेरे को इसमें नहीं दिख रहा है, तो फंडिंग कॉस्ट सेम रहेगा। यहां पर एक बात और है कि केवल बड़े और जो एस्टेब्लिश्ड डेवलपर्स हैं वही स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरा कर पाएंगे और मार्केट में इससे कंसोलिडेशन होगा। बड़े डेवलपर्स को यहाँ पर एक तरह से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन छोटे डेवलपर जो होंगे उनको थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी हो सकती है। सर, अगर होम बायर्स के पर्सपेक्टिव से लिखें तो क्या सर जो नई पॉलिसी है उससे होम बायर्स के हित ज़्यादा यहाँ पर सेफ रहेंगे और प्रोजेक्ट डिले में रिस्क की जो है वो कमी यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। देखिए अभिषेक, SBI की जो स्ट्रिंजेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी, ये तो पक्का है। और होम बायर्स को कहीं हद तक बेटर सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिल पाएगी। और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर प्री ऑक्यूपेंसी रिक्वायरमेंट से कुछ डिलेज हो सकते हैं, तो ये कहूंगा दोधारी तलवार की तरह है। ये केवल फाइनेंशियली स्ट्रांग डेवलपर ही मेरे को लगता है इस तरह की जो सिस्टम जो बना है SBI का, इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। और फेल प्रोजेक्ट की संख्या इससे कमी आएगी, क्योंकि अगर टेनेंट पहले से आ रहा है और SBI का लोन है तो यहाँ पर फेल प्रोजेक्ट की संख्या में कमी आएगी। रेजिडेंशियल सेगमेंट में SBI की जो नेग्लिजिबल प्रेजेंस है, तो उससे ट्रेडिशनल बैंक का जो है उन पे प्रेशर बढ़ेगा, उन पे ज्यादा केसेस आएंगे, ज्यादा लोग वहां से प्रेफर करेंगे।
और एसबीआई के स्ट्रिक्ट नॉर्म से मार्केट में कंसोलिडेशन बढ़ेगा, बिग डेवलपर्स को फायदा होने वाला है इससे, और शॉर्ट टर्म में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट आएंगे, लॉन्ग टर्म में लेकिन जरूर इससे सेफ्टी बढ़ेगी। एसबीआई तो एक बड़ा बैंक है ही और लोन के मामले में काफ़ी आगे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। चलिए खैर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप इक्विटी के हिसाब से अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही, यानी कि जो दिसंबर की तिमाही थी उसमें देश के 9 बड़े शहरों में घरों की बिक्री कम हो गई है, ये यहाँ पर रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इस दौरान करीब 98,000 घर बिके, जो पिछले साल की तुलना में 16% कम है। आमतौर पर ये समय त्योहारों का होता है जब घरों की बिक्री ज्यादा रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसकी मेन वजह घर महंगे हो गए हैं, ब्याज दरें ऊंची हैं और लोग खरीदारी में थोड़ा सा सतर्कता यहाँ पर कॉशियस हो रहे हैं। मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में बिक्री घटी है, जबकि दिल्ली, एनसीआर और नवी मुंबई में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार लोग अब छोटे और सस्ते घरों की बजाय महंगे और प्रीमियम घरों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कुल बिक्री पर असर जो है वो यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। सर, अगर त्योहारों के मौसम में ही घर की बिक्री यहाँ पर घट रही है तो क्या सर ये संकेत दे रहा है कि मिडिल क्लास की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कमजोर हो रही है, या रियल एस्टेट पॉलिसीज में बदलाव यहाँ पर होने की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है? देखिए अभिषेक, 16% डिक्लाइन फेस्टिवल सीजन में, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर संकेत कहूंगा मैं इसको, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में अक्सर सेल्स बढ़ती है और यहाँ नंबर्स कम हुए हैं। यहाँ पे जो देखने को मिला है कि वो जो हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं और उनमें ज्यादा खरीदारी हुई है, तो टोटल ओवरऑल सेल्स वैल्यू बढ़ी है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो रही है यहाँ पर। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस प्लस एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट और प्लस इन्फ्लेशन से बाइंग पावर के अंदर कमी आई है, और 98,000 यूनिट्स की बिक्री मतलब ये जो है डिक्लाइन है, और मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अफोर्डेबल क्राइसिस जरूर मुझे गहराता हुआ नजर आ रहा है, और मुंबई, पुणे, ठाणे में भी डिक्लाइन बहुत ज्यादा है। तो इससे ये नजर आता है कि मिडिल क्लास जो बायर है, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, अपना आशियाना बनाना चाहता है, कहीं हद तक वो हार रहा है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। और बायर्स जो है, वो जो प्रॉपर्टी के बायर्स कहो, इन्वेस्टर्स कह लो, वो प्रीमियम सेगमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और अफोर्डेबल मकान की अवेलेबिलिटी हो ही नहीं रही। मतलब ना कोई बना रहा है तो अवेलेबल नहीं होंगे, तो अवेलेबल नहीं होंगे तो बिकेंगे कैसे? तो यहाँ वेल्थ इनक्वालिटी जो है वो कहीं हद तक ग्रो कर रही है। ऑब्वियस बात है, जो फिर लग्जरी सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट जैसे सर आपने संकेत भी किया कि वो ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि डिमांड जो ऑब्वियस बात बनी हुई है, अफोर्डेबल में तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन जो घर बन भी रहे हैं वो भी 1 करोड़ से कम नहीं है। और जैसे कि रिपोर्ट भी कह रही है कि प्रीमियम सेगमेंट की ओर लोग ज़्यादा यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं। वजह भी यही है कि सस्ते घर तो मिल भी नहीं रहे हैं, और प्रीमियम जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 से सवा करोड़ के आसपास हो रहे हैं। सर, जब घरों की कीमतें और ब्याज दरें लगातार ऊंची हैं, तो क्या सरकार और बैंकों को आम लोगों के लिए सस्ता होम लोन या किफायती हाउसिंग स्कीम लाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है? देखिए अभिषेक, मेरे को लगता है गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री आवास योजना को मजबूत करना चाहिए, और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए कहीं हद तक सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पहला घर खरीद पाए। बैंक को लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्पेशल स्कीम लॉन्च करने चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन और रजिस्ट्रेशन फी में कंसेशन भी फर्स्ट टाइम होम बायर को देना चाहिए, और साथ में कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। कई बार वो नहीं हो पाता, इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। और बिना इंटरवेंशन के हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस दिन ब दिन बदतर ही होगी, कहीं हद तक इंप्रूव होने की उम्मीद नहीं है। और गवर्नमेंट के पास जो स्टक पीएसयूज हैं, उनकी लैंड की एबिलिटी भी करानी पड़ेगी, तब कहीं हद तक अफोर्डेबल हाउसिंग आ पाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी है, रॉ लैंड की कीमतें बढ़ी है, उस हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग लाना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत 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 टफ है। ये भी एक बड़ा कारण है कि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आ रही है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है, अगर अफोर्डेबल सेगमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट देना है, और जो लोगों की जो मांग है, मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स की जो डिमांड है, उसको अगर पूरा करना है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पर ज़रूरी एक मुख्य यहाँ पर रोल प्ले करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जल्द ही देश भर में GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप्स प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिजिटल और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए GIS मैप्स को सेल डीड से जोड़ा जाएगा। इससे अब तक
ट्रेडिशनल डायरेक्शंस और आइडेंटिफिएबल लैंडमार्क्स की जगह जमीन की ठीक ठाक डिजिटल मैपिंग के साथ ट्रांजैक्शन दर्ज होंगे, जिससे बाउंड्रीज को लेकर अनसर्टनिटी और विवादों में कमी आएगी। सरकार इसे लगभग अगले 2 साल में लागू करना चाहती है और राज्यों के साथ मिलकर इसके लिए कानूनी ढांचा और तकनीकी प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है। इनिशियल फेज में जब तक ग्राउंड लेवल पर जो सर्वे है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक के हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बदलाव से लैंड ओनरशिप और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस ज्यादा सेफ और ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। सर, जीआईएस मैप सिस्टम जोड़ने की पहली बात तो यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी, और क्या इससे वाकई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को जमीन के विवाद, फर्जी रजिस्ट्री हो गई या सीमा विवाद हो गया, उससे राहत मिलेगी? देखिए अभिषेक, ट्रेडिशनल कार्डिनल जो डायरेक्शन डिस्क्रिप्शंस हैं वो अब तक बहुत ज्यादा अनक्लियर और डिस्प्यूटेड थे। अब नॉर्थ ईस्ट की ओर जैसे डिस्क्रिप्शंस में कंटिन्यूस बाउंड्री डिस्प्यूट्स बनते थे, जीआईएस मैपिंग 30 सेंटीमीटर एक्यूरेसी तक प्रिसाइज डिजिटल मैपिंग प्रोवाइड करते हैं। इससे लैंड फ्रॉड, इलीगल इंक्रोचमेंट, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन को इम्पॉसिबल कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से अब ये हो ही नहीं पाएगी। और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी का 30% है, तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा क्रिटिकल था। इसीलिए ये कदम मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। और जीआईएस सैटेलाइट इमेजरी प्लस ग्राउंड सर्वे से लिंक्ड होगा, तो इससे कहीं हद तक ये चीजें टेम्पर प्रूफ हो जाएगी। और जितना टेम्पर प्रूफ होगा वहां रियल एस्टेट के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और इसका फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बेखौफ होके इसमें ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। खास तौर पे जी सर, कंटिन्यू। जी बस इतना ही है। तो कहीं ना कहीं बाउंड्री से जुड़े जो खास तौर पे विवाद होते थे कि बाउंड्री का एक विवाद रहता था कि मतलब ये हिस्सा हल्का फुल्का भी अगर इधर उधर होता था तो उससे जुड़े विवाद हो जाते थे। वहाँ पर ये सिस्टम जो है जीआईएस का कहीं ना कहीं यहाँ पर मददगार साबित हो सकता है। लेकिन सर, क्या नई व्यवस्था जो है वो आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी आसान बनाएगी, या डिजिटल सिस्टम की वजह से खर्च और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती है आगे चल के इसमें? देखिए अभिषेक, ऐसा नहीं है। शुरुआत में जरूर होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, लेकिन क्योंकि पुरानी फाइल्स डिजिटाइज नहीं है, लॉन्ग टर्म में प्रोसेस बहुत आसान होने वाला है। बाउंड्री डिस्प्यूट्स कहीं हद तक एलिमिनेट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन तेज होगा, स्लो नहीं होगा, और डिलेज में मुझे लगता है कहीं हद तक बहुत बड़ा गिरावट आएगी। अब पहले जो शुरू में होता था, गिरदावरी, म्यूटेशन, सर्वे फीस देने पड़ते थे, अब धीरे धीरे वो नहीं देने पड़ेंगे। और डिजिटल एक्सेस से कहीं हद तक कॉमन पीपल को अपना कंप्लीट लैंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। और 2-3 साल के बाद प्रोसेस जो है, ये जो शुरू में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये आम आदमी को भी धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। इसीलिए मुझे इसमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जब भी कोई बड़ा चेंज आता है, शुरू में लगता है कि शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये मार्केट में एक्सेप्टेबल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों को सहूलियत मिलेगी, और यही हम लोग चाहते हैं और यही शायद सरकार का भी यहाँ पर एक तरह से मकसद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में घर, प्लॉट और फ्लैट खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। नई आवासीय योजनाओं की लागत घटाने के लिए शासन ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद की ओर से वसूले जाने वाले ओवरहेड चार्ज और कॉन्टिंजेंसीज में भारी कटौती कर दी है। इस फैसले के बाद नई योजनाओं में बनने वाले मकान, प्लॉट और फ्लैट सस्ते हो जाएंगे। किसी भी कॉलोनी या हाउसिंग प्रोजेक्ट के विकास में प्राधिकरण और आवास विकास परिषद 15% और कॉन्टिंजेंसीज 15% ओवरहेड चार्ज के रूप में कुल 30% एडिशनल चार्ज यहां पर एक तरह से जोड़ते थे। यही राशि वसूले जाने के बाद मकान, प्लॉट और फ्लैट की जो कीमतें होती थी वो बढ़ जाती थी। नए बदलाव के तहत कुल एडिशनल चार्ज को मैक्सिमम 16% तक सीमित कर दिया गया है। यानी अब बड़े प्लॉट, फ्लैट और मकान पर प्राधिकरण 16% ही ले सकेंगे, जो पहले के मुकाबले लगभग आधा होता दिखेगा। सर, क्या ये राहत पहले से चल रही यानी पुरानी जो आवासीय योजनाएं हैं उस पर भी लागू होंगी या सिर्फ नई परियोजनाओं पर ही होगी? देखिए अभिषेक, ये रिलीफ केवल और केवल नई स्कीम्स पे लागू होगा जो अब अप्रूव होंगी। जो पहले अप्रूव है उन पे नहीं होगा। पुरानी स्कीम्स पे मतलब मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं होगा, और उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर पहले ही फिक्स हो चुका है। पुराने प्रोजेक्ट्स में जो पेंडिंग है उन पर नई पॉलिसी अप्लाई हो सकती है। पुरानी स्कीम में कॉस्ट को रिड्यूस करने से फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, डेवलपर्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो फिजिबल मेरे को कहीं हद तक लगता नहीं है।
सिर्फ फ्यूचर बायर्स को फायदा मिलेगा और करंट अलॉटीज को यहाँ मुझे फायदा मिलता हुआ इस स्कीम के अंदर नहीं दिख रहा है। सर, क्या इस फैसले का सीधा असर आम खरीदार को मिलेगा, उसकी जेब पर पड़ेगा और मकान और जो प्लॉट्स होते हैं वो वास्तव में सस्ते होते दिख सकते हैं आगे चल के इसमें? देखिए 30% चार्जेस को अगर 16% रिड्यूस किया गया है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 14% डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें 50 लाख पर 15 लाख की बजाय अब 8 लाख चार्ज लगेंगे। नई स्कीम में प्लॉट्स फ्लैट इससे सब कहीं हद तक सस्ते होंगे और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इससे राहत मिलेगी। गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी को डायरेक्टली गवर्नमेंट जो अफोर्डेबिलिटी है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है और कहीं हद तक उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है, रिड्यूस कर रहा है। पुरानी स्कीम में इमीडिएट रिलीफ नहीं है। ये फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी भविष्य में कहीं हद तक आने वाले होम बायर्स को बेनिफिट ज्यादा देगी। अफोर्डेबल सर, हम लोग उसकी बात भी करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की। इस मकसद से जो ये किया गया है, मेरे ख्याल से अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सपना है, मेरे ख्याल से वो भी शायद थोड़ा सा अब लोगों का सपना पूरा होता हुआ दिख सकता है इस कदम से। बिल्कुल अभिषेक, कहीं हद तक जो कॉस्ट है, देखो जब कोई अप्रूवल होती है तो अथॉरिटी की अपनी कॉस्ट होती है। तो जब उसमें रिडक्शन आता है तो जो प्रोजेक्ट डेवलपर अपना प्रॉफिट, नॉमिनल प्रॉफिट रख के जब उसे मार्केट में लेकर आता है तो कहीं हद तक उससे भी कम रेट पे लाए, क्योंकि अपना प्रॉफिट डाल के उसके ऊपर लेकर आ रहा है। जब कॉस्ट ही उसकी लागत ही कम आ रही है तो सेलिंग प्राइस भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस का बेनिफिट अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए एक सरकार का अच्छा कदम है, सब्जेक्ट टू वो जो डिस्काउंट है वो आगे बायर तक पास ऑन। ये बात तो सर पॉइंट बिल्कुल सही है कि कभी कभी यही होता है कि डिस्काउंट सरकार की ओर से तो दे दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा एंड यूज़र है, जो हमारे बायर हैं, उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल होगा। तो सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन अगर देखा जाए तो फैसला काफ़ी अच्छा है। चलिए अब यूपी सरकार की ओर से रुख करते हैं हरियाणा सरकार का। तो हरियाणा सरकार ने गुड़गांव DLF 1 से 5 फेज में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कमर्शियल मिसयूज के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। DLF फेज 1 to 5 में 4,565 घरों और प्लॉट्स को अवैध निर्माण और बिना मंजूरी की गई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने नए सर्वे के बाद पाया कि इन संपत्तियों में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के खिलाफ बदलाव या रिहायशी जगहों का गैर कानूनी उपयोग हो रहा है। सरकार ने घर मालिकों को 16 जनवरी 2026 तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया है और इसके बाद उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में स्थिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस कार्रवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशन के अनुसार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी को सुनने का एक तरह से यहाँ पर बराबर मौका भी मिले। सर, क्या जिन घर मालिकों को नोटिस मिला है उन्हें अपना पक्ष रखने और अवैध माने गए निर्माण या उपयोग को रेगुलाइज करने का कोई मौका मिलेगा इसमें? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जनवरी 16 2026 तक का जो ऑब्जेक्शन सबमिट करने का ऑफिशियल डेडलाइन है। होम ओनर्स को बिल्डिंग प्लान BR3 अप्रूवल सर्टिफिकेट के साथ ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। डिपार्टमेंट को सभी के सभी ऑब्जेक्शन सुनने के लिए यहाँ कोर्ट ने बाउंड किया हुआ है। तो प्रोसेस मेरे को लगता है ट्रांसपेरेंट है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट की ओवरसाइट है ये। अगली हियरिंग जनवरी 30 को है, जहां स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाएगी। यहाँ इनोसेंट बायर्स को अनफेयरली पेनलाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन डेडलाइन यहाँ स्ट्रिक्ट है। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है। सर, छोटे घर मालिकों को तो यहाँ पर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पेनलाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या सर जो बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान है और प्रभावशाली लोग हैं उन पर भी समान रूप से एक तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी कि उनको थोड़ी सी लिवरेज यहाँ पर उनको भी मिलेगी, या फिर उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंस या ज़्यादा सख्ती की जा सकती है? देखिए अभिषेक, 4565 प्रॉपर्टीज है, मतलब 4565 प्रॉपर्टीज है, मोस्टली मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है। जो कि पहले मिडिल क्लास थे, अब वो जरूर पॉश एरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा कई बार देखने को मिलता है बड़े कमर्शियल ऑपरेटर्स को नॉर्मली थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड तरीके से हैंडलिंग की जाती है, लेकिन DLF फेज 1-5 में कमर्शियल ऑपरेटर्स यहाँ कम है, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया ही है। तो हाई प्रोफाइल बिजनेस, इन्फ्लुएंशियल पर्सन कहीं हद तक यहाँ सब के सब कवर हो रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये एक न्यूट्रल तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म जो एनफोर्समेंट है उसका जरूर अपने आप को सर्टिफिकेट देना जरूरी है कि सबके लिए हम बराबर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ स्मॉल ऑनर्स नहीं, बड़े ऑनर्स को भी यहाँ पेनलाइज किया जा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो बाद में की जा रही हैं
ये सब चीजें अगर पहले ही नहीं होती, मतलब जब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी या एडिशनल एफआईआर में जितना पास किया हुआ है, मैप सैंक्शन जो पास है, जब उससे ज्यादा बन रहा था तो गवर्नमेंट को तभी रोकना चाहिए था। बनने के बाद ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस करना, जो बायर्स हैं जिन्होंने अपना आशियाना बनाया हुआ है, उनके लिए कहीं हद तक बहुत ज्यादा ये पेनफुल है। सर मेरा सवाल भी यही था कि मतलब गुड़गांव इतना बड़ा हाई एंड सिटी है और डीएलएफ इतना बड़ा ग्रुप है, मोस्टली तो जो डेवलपमेंट किया गया डीएलएफ की ओर से ही किया गया है। जब ऐसे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं और मिस इम्प्लीकेशंस पाए जाते हैं, मिसयूज़ होने की चीज़ें सामने आती हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी वाकई बनती नहीं है क्या कि वो उससे पहले ही जब अप्रूवल की बात आ रही होती तो उसी वक्त उसको थोड़ा सा और मॉनिटर करते हुए रोक दें, या उसको थोड़ा सा और उसमें स्ट्रिक्टनेस दिखाते उसी वक्त इनिशियल स्टेज पे ही? देखिए अभिषेक, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये डीएलएफ की कॉलोनी काटी हुई है, लेकिन ये डीएलएफ द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। डीएलएफ ने प्लॉट्स बेचे हैं, प्लॉट के ऊपर इंडिविजुअल प्लॉट ऑनर ने कंस्ट्रक्शन की है। तो इंडिविजुअल ने जो एफआईआर, जो मैप सैंक्शन होता है, उससे कहीं हद तक अगर ज्यादा की है, तभी उसे इलीगल एनक्रोचमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्लान्स को अप्रूव करना होता है, उसकी अच्छे से स्क्रूटनी करना होता है। यहाँ मेरे को जो दिखता है 4565 वायलेशन जो है वो म्युनिसिपल रेगुलेटरी सिस्टम का भी कहीं हद तक फेलियर है। डीएलएफ ने कॉलोनी जरूर काटी है, लेकिन यहाँ पर अगर सिस्टम को रेगुलर चेक किया जाता जो कंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल्स करा रहे हैं, तो उससे बहुत हद तक चीजें पहले से ही जो कितने बड़े इश्यूज आ रहे हैं उसे मिटिगेट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब फैक्ट ये है कि पनिशमेंट है वो एक्सपेंसिव होती नजर आ रही है, क्योंकि अनएथिकल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है, इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट अगर ट्रांसपेरेंटली प्रोसेस को आगे पूरा करेगी तो इससे कहीं हद तक जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसी को ही पेनलाइज किया जाएगा। और मेरे को लगता है अगर पॉसिबल हो तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाया जाना चाहिए, साइट इंस्पेक्शन प्लस थर्ड पार्टी ऑडिट। तो इससे कहीं हद तक चीजों में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी और बिल्डिंग प्लान को जीआईएस से पहले ही मैच करना पड़ेगा। अगर सब चीजें मैच है तो उनको, मेरे को लगता नहीं कि किसी टाइप की कोई पेनल्टी से डरने की जरूरत है। हाँ, जिन्होंने एडिशनल बनाया है और विदाउट एनी परमिशन बनाया है, वहां जरूर ये सब चीजें सोचने की जरूरत है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि जो लोकल डेवलपर्स हैं, जो छोटे डेवलपर्स हैं, जो प्लॉट के ऊपर फ्लोर बनाते हैं, तो वो डेवलपर्स कई बार जो मैप अप्रूव होता है उससे ज्यादा एरिया बनाते हैं। तो बायर्स को जब प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो चूंकि 8 प्रॉपर्टी मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर मैंडेटरी है रेरा अप्रूवल के लिए, तो उससे कम की एक प्लॉट में मान लो 4 फ्लोर बना के बिक रहे हैं, तो 4 फ्लोर वाले अक्सर रेरा अप्रूवल नहीं होती है। तो उन प्रॉपर्टीज को भी रेरा के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि वहां पर डेवलपर अप्रूव प्लान के बाद भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और वो बायर्स को सेल कर देते हैं। क्योंकि बायर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल देखता है, उसे ओके नजर आता है, उसे ये समझ में नहीं आता कई बार कि यहाँ एडिशनल एक रूम बनाया हुआ है जो कि इलीगल है। तो ये परेशानी उन बायर्स के साथ भी है जो एडिशनल बढ़े हुए एरिया के फ्लोर्स जिन्होंने खरीदे हैं। तो यहाँ उन डेवलपर्स को भी सख्ताई से पकड़ने की जरूरत है जिसने मैप सैंक्शन करा के गलत ढंग से एडिशनल एरिया कवर किया है, जिसका खामियाजा उन इनोसेंट बायर्स को भुगतना पड़ रहा है जिनको इस चीज का इल्म ही नहीं है। ठीक है सर, ऐसे में मतलब जो बायर्स हैं, जो फ्यूचर बायर्स हैं, क्योंकि गुरुग्राम एक बहुत ही हाई एंड सोसाइटी है और बहुत महंगे महंगे वहाँ पर छोटे छोटे जो प्लॉट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, 1 BHK जो हाउस भी होता है वही बहुत महंगा मिलता है, 1 BHK फ्लैट भी होगी बहुत बहुत महंगा मिलते हैं। इस पूरी कार्रवाई से सर उनको क्या सीख लेनी चाहिए, या जो नए बायर्स हैं उनको ऐसी क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वहाँ पर? देखिए, जब नए बायर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमेशा ये चीज ध्यान देखने वाली है कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड हो। जैसे मैंने बताया 500 मीटर और 8 अपार्टमेंट से अगर ऊपर है तभी वो रेरा अप्रूव्ड होगा। अगर इससे नीचे है तो पहली चीज, क्या वो प्लॉट किसी मास्टर प्लान के तहत या गवर्नमेंट के द्वारा प्लॉट काटा हुआ है, या लोकल डेवलपर ने अगर काटा है तो क्या प्लॉट की कटिंग जो हुई है वो रेरा अप्रूव तरीके से हुई है, मैप उसका रेरा सैंक्शन था, क्योंकि आपने प्लॉट बाय किया। अब ये प्लॉट अगर आप किसी डेवलपर से प्लॉट पे बने हुए फ्लोर ले रहे हैं, तो फ्लोर का जो मैप सैंक्शन है, पूरी बिल्डिंग का जो फ्लोर वाइज मैप सैंक्शन है, क्या वो पोजीशन देते टाइम एज इट इज मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कहीं पे ऊपर नीचे आपको चीजें दिख रही है तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। और ऐसा कई केसेस मेरे सामने आए हैं। मान लीजिए किसी के पास टॉप फ्लोर है, उसने ऊपर एडिशनल 2 रूम बना दिए, अब उसको भी एक फ्लोर बना के वो चाहते हैं कि बेच दें। तो ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है।
अगर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल से एक्चुअल साइट पे जो काम हुआ है वो मिसमैच हो रहा है तो आपको इमीडिएटली उस प्रॉपर्टी को छोड़ देना चाहिए। ये मत सोचे कि हमें डेवलपर ने एडिशनल बना के दे दिया, इमीडिएट मतलब इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी को बाय नहीं करना चाहिए। साथ में अगर एक फ्लोर पे एक से ज्यादा अपार्टमेंट बने हुए हैं, चूंकि हरियाणा की बात है, ये हरियाणा के अंदर एक फ्लोर के ऊपर सिंगल रजिस्ट्री अलाउड है, मतलब उस पर सिंगल किचन होना चाहिए। एक फैमिली के लिए होता है। कई बार ये भी देखने को मिला है कि उसमें दो दो तीन तीन यूनिट्स होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पे नहीं खरीदना चाहिए। और अगर तब भी डाउट हो, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, तो उस एरिया की अर्बन लोकल बॉडी के पास जाके इसको जरूर वेरीफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, जब ये प्रॉपर्टी लें और ख़ास तौर पर जब ये मामला उजागर हो गया है तो जो होम बायर्स हैं, न्यू होम बायर्स हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क होकर कॉशियसली इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ही प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। 360 डिग्री जांच यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं वापस यूपी में। यूपी में एक नया प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत सबसे पहले लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से होगी। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी लागू होगा। दरअसल यूपी सरकार जल्द ही 16 नंबर्स वाला न्यू लैंड यूनिकोड सिस्टम लागू कर रही है, जिससे हर संपत्ति को एक यूनिक 16 डिजिट आईडी मिलेगी। इससे प्रॉपर्टी टैक्स की पहचान, ट्रैकिंग, वसूली और पेंडिंग ड्यूज को डिजिटल रूप में आसान तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। इस आईडी से लैंड और बिल्डिंग्स की जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल होगी, जिससे भूमाफिया की ओर से धोखाधड़ी और ज़मीन विवाद कम होंगे। रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट होंगे और नागरिक को संपत्ति से जुड़ी जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी। इससे टैक्स कलेक्शन में सुधार भी होता हुआ दिख सकता है। सर, क्या नया 16 अंकों का जो लैंड यूनिकोड लाया जा रहा है, ये आम लोगों के लिए रिकॉर्ड सुधारना यहाँ इससे आसान होगा? देखिए अभिषेक, यूनिक 16 डिजिटल आईडी ये हर प्रॉपर्टी का परमानेंट सिंगल नंबर होगा। तो रिकॉर्ड करेक्शन के लिए कंफ्यूजिंग मैनुअल डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ये चीजें लखनऊ से शुरू होगी और फिर धीरे धीरे पूरे यूपी के अंदर रोल आउट होने वाली है। तो इससे कहीं हद तक स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। ऑनलाइन पोर्टल से लोगों को एक क्लिक में ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मोटेशन, ट्रांसफर, टैक्स पेमेंट, सब कुछ इसी आईडी से लिंक होगा। मतलब प्रॉपर्टी आईडी आप समझ लो उस प्रॉपर्टी की जन्म कुंडली है। और गवर्नमेंट को प्रोसेस को सिंपल रखना चाहिए। मेरे को लगता है कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तब धीरे धीरे आम आदमी उसे समझ पाएगा। और ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर पॉसिबल हो या कोई शॉर्ट वीडियोस पॉसिबल हो तो गवर्नमेंट को अपनी वेबसाइट पे वो भी अपलोड करने चाहिए, जिससे कि उसे देख के आम आदमी इजीली से समझ पाए और उसे हेल्प मिल पाए और इजीली वो उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। सर, टैक्स कलेक्शन बढ़ने की भी यहाँ पर मतलब टैक्स कलेक्शन सुधार की भी यहाँ पर बात की जा रही है जब ये पूरा प्रोसेस लागू कर दिया जाएगा। सर, क्या लग रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसके बढ़ने की यहाँ पर संभावना दिख रही है इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद? देखिए अभिषेक, ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है। डिजिटली ट्रैक प्रॉपर्टी से टैक्स इवेजन जो होता है वो कहीं हद तक मुश्किल हो जाता है। पहले कागजात पर जो होते हैं वो पुराने ट्रांजैक्शन ट्रैक कई बार नहीं हो पाते थे, अब वो विजिबल हो पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन सब चीज की ट्रैकिंग होगी। और इससे कहीं हद तक जो गवर्नमेंट को क्लियरली डिक्लेयर भी करना चाहिए, हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कलेक्शन में कहीं हद तक ट्रांसपेरेंसी आएगी, टैक्स कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। प्रॉपर्टी टैक्स स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, रेट्स नहीं बढ़ेंगे। भविष्य में गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा सकती है, लेकिन सिस्टम फॉल्ट नहीं है। फेक प्रॉपर्टी क्लेम, डिस्प्यूट मुझे लगता है कम होंगे। ट्रांसपेरेंसी से फायदा जरूर मिलने वाला है और लॉन्ग टर्म में ऑनेस्ट टैक्स स्ट्रक्चर ये अपने आप आता दिखेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। वन स्टॉप सेंटर सर कह सकते हैं इसको कि मतलब 16 डिजिट का जब ये यूनिक नंबर मिल जाएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मतलब यहीं पर ही रहेंगी और किसी डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी चेक करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, ये मैंने कहा ना कि ये आपकी एक तरह से कुंडली होगी। हर प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो इसी डिजिटल आईडी से लिंक्ड होगी। सब कुछ आपको यहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कुछ और खबरों का फटाफट यहाँ पर रुक कर लेते हैं। तो मुंबई में रेलवे के 2.5 एकड़ का एक प्लॉट रिकॉर्ड 2,250 करोड़ रुपए में बिका है। रेल मंत्रालय के संगठन रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण यानी कि RLDA ने इस प्लॉट की नीलामी की है। ये प्लॉट दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में है। इस प्राइम प्लॉट के लिए 4 बड़े डेवलपर्स ने बोली लगाई थी, जिसमें दिनेश चंद्र R अग्रवाल इंफ्राकॉन सबसे आगे रहे। इस जमीन का रिजर्व प्राइस जो था वो 993 करोड़ रुपए था।
99 साल की लीज पर यह जमीन दी जाएगी। महालक्ष्मी जैसे सेंट्रल लोकेशन की वजह से इस जमीन की जो मांग है और कीमत है वो बहुत ज्यादा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ये नीलामी मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में निवेशकों के मजबूत विश्वास और प्राइम शहरी जमीन की हाई डिमांड को दर्शाती है। हालांकि बहुत महंगी बोली प्रोजेक्ट पर काम करने में चुनौती भी यहाँ पर पेश कर सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक सुपरनोवा एलिड हाउसिंग प्रोजेक्ट के खरीदारों को उम्मीद दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले के प्रमोटर्स आईआरपी और को क्रिएटर्स को हटाकर 3 मेंबर पैनल अपॉइंट किया है, जो नए अनुभवी डेवलपर को लाकर प्रोजेक्ट पूरा कराने की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। पैनल नए डेवलपर की सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और फाइनेंशियली एफिशिएंट होने के आधार पर करेगा। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि पुराने मैनेजमेंट से जुड़े डेवलपर बिड नहीं कर सकते। आदेश में घर खरीदारों के हित को प्रायोरिटी दी गई है और कहा गया है कि बैंक्स और नोएडा प्राधिकरण को तब तक भुगतान नहीं होगा जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। इससे कई लंबित अटके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए नई राह यहां पर बन सकती है। अब चलते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी ने यह साफ किया है कि अगर फ्लैट की परचेज डील टर्मिनेट हो जाती है तो खरीदार डेवलपर से नहीं बल्कि जीएसटी अथॉरिटी से जीएसटी रिफंड क्लेम करेगा। एक मामले में महिला ने फ्लैट के लगभग 9.17 लाख रुपए भुगतान किए थे, लेकिन पूरी रकम का भुगतान न होने की वजह से बिल्डर ने डील रद्द कर दी थी। पहले रियल एस्टेट प्राधिकरण ने रिफंड दिया और बिल्डर पर जुर्माना लगाया था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने कहा कि बिल्डर जीएसटी घटाकर रख सकता है और जीएसटी के रिफंड के लिए खरीदार को सीधे जीएसटी विभाग से संपर्क करना चाहिए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑन लैंड ट्रांसफर थ्रू एक्सचेंज रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद नोएडा इलाके में प्राइवेट जमीन पर बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल प्रोसेस को आसान बनाना है। इससे पहले निजी जमीन पर योजना की मंजूरी के लिए लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि पुराने नियम 2010 में यह क्लियर नहीं था कि एक्सचेंज के जरिए मिली जमीन जो है उस पर मंजूरी कैसे मिले। अब नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर सीधे ही आवेदन स्वीकार कर फैसला ले सकेगा, जिससे बिल्डिंग अप्रूवल्स तेज, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और विवाद यहां पर कम होंगे। ये कदम भूमि मालिकों को सरकारी प्रक्रिया में राहत देने और अर्बन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सर, इन 4 खबरों में से किसी खबर पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, आपने सारी खबर तो वैसे बता ही दी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आरएलडीए का जो ऑप्शन है 900 करोड़ रुपए पर एकड़ वैल्यूएशन, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंट प्रीमियम है। मल्टीपल बिल्डर्स का आना और लिमिटेड सप्लाई होना और हाई डिमांड होना, ये कहीं हद तक इसके अंदर मेरे को नजर आ रहा है। और महाकाली जो है प्राइम लोकेशन है, इसकी वैल्यूएशन भी एब्सोल्यूट है। डेवलपर्स को यहाँ पे आरओआई चैलेंज आएगा, क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी है ये, और ये अपने आप में मतलब अगर डेवलपर इस रेट में ले रहे हैं प्रॉपर्टी, तो वो लॉन्च किस रेट में करेंगे और कौन इसके एक्चुअल बायर्स बनेंगे, ये अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ अथॉरिटीज को मैक्सिमम जो बिडिंग है कहीं हद तक उस पर भी कैप लगाने की जरूरत है। अथॉरिटीज को जरूर पैसा मिल गया, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है हायर प्राइस के साथ मार्केट में डेवलपर का आना और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेलेबल बनाना, ये कहीं हद तक फ्यूचर में दिक्कत देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। दूसरी, आपने जो सुपरटेक सुपरनोवा कोर्ट ऑर्डर आया था उसके बारे में बोला, तो एससी ने आईबीसी की फेलियर्स को यहाँ रिकॉग्नाइज किया है और होम बायर्स को यहाँ प्रायोरिटाइज किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। 3 मेंबर जो कमेटी है वो ट्रांसपेरेंट बिडिंग कंडक्ट कर पाएगी। इससे बैंक नोएडा जो बैंक नोएडा अथॉरिटी है उनको पेमेंट बाद में मिलने वाला है, होम बायर्स को यहाँ पहले मिलेगा। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, क्योंकि अक्सर बैंक लेके चले जाते थे एनसीएलटी वगैरह में, और स्टॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। बाकी 525 प्लस इंसॉल्वेंसी केसेस के लिए ये केस अपने आप में एक तरह से टेम्पलेट बन के सामने आया है, तो ये एक अच्छी खबर मैं यहाँ पर ये कहूंगा। तीसरी खबर जो आपने बताई, वेस्ट बंगाल में जो फ्लैट जीएसटी रिफंड रूलिंग है, क्योंकि जब कैंसिलेशन होता था तो बायर को हमेशा जीएसटी कट करके ही मिलता था, तो जनरली अक्सर बायर से भूल जाते थे। तो अब वो ऑप्शन देना कि आप डायरेक्ट जाकर बिल्डर से रिफंड ना लें बल्कि जीएसटी से मिले, तो ऐसे केस में अगर डेवलपर रिफंड कर रहा है और जीएसटी आगे बायर को वापस नहीं कर रहा, तो उस केस में कई बार डेवलपर जीएसटी अपने पास ही रख लेता था।
तो यहाँ पर अगर उस क्लेम को लेकर बायर जीएसटी में अप्रोच करेगा, तो अगर बिल्डर रख रहा है तो वो भी कहीं हद तक क्लियर हो जाएगा कि कहीं ऐसा नहीं बिल्डर ने कुछ गलत किया है। अगर उसने सही किया है तो जीएसटी से उसे आराम से रिफंड भी मिल जाएगा, जो बायर है उसको, जिसने रिफंड लिया है उसको। तो ये प्रोसेस क्रॉस चेक हो जाएगा कि कहीं बीच में फ्रॉड तो नहीं है। ये भी अपने आप में एक अच्छी खबर है। तो कई सारे लैंडमार्क डिसीजंस यहाँ पर ले गए हैं, खासतौर पर वेस्ट बंगाल, जैसे कि सर ने बताया कि अगर जीएसटी यहाँ पर पे नहीं किया गया है डेवलपर की ओर से सरकार को, तो वहाँ पर जब बायर उनके पास जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पारदर्शिता है उसका यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर आएगा और कहीं ना कहीं जो बायर है उसको यहाँ पर फ़ायदा होता मिल जाएगा। तो ये है पूरी खबरों का आज 10 खबरों का पूरा लेखा जोखा। और प्रदीप सर, आपने आज समय निकाला और इन सभी खबरों का बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी चल के आप ऐसे ही हमारे इस शो में आते रहेंगे और हमारे दर्शकों का, हमारे लोगों का यहाँ पर एक तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू विशुल जी, थैंक यू। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कवरेज जो है वो आपको पसंद आई होगी। बाकी कैसा लगा आपको ये शो, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी अगले हफ्ते नई 10 खबरों के साथ आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।